नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आज करेंगे हम लोग एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू। ये है 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड को, हमारी क्लास को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर जो एग्जामिनर है वो ध्यान दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था 1909 में और किसकी खोज के लिए ये दिया गया था? आपका जो हमने टेलीग्राफी की खोज करी है उसके लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन जो थे इनके साथ दिया गया था इनको। इनका नाम है गुलिल्मो मार्कोन। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। जी मार्कोनी के नाम से भी आप इनको जानते हो। डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए गुलिल्मो मार्कोनी जो थे इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ 1909 में अपनी इस प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी की खोज के लिए। क्लियर है? मार्कोनी जो हैं इनको हम लोग फादर बोलते हैं मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। रुडोल्फ हर्ट्ज, इनको जाना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, डिस्कवरी करी थी इस चीज़ की। जॉन मिशेल, ये हैं आपके मेन सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने अदा किया था किसके अंदर? एस्ट्रोनॉमी और ग्रेविटेशन की जानकारी देने के लिए। विल्हेम रॉन्टगेन यानी कि डब्ल्यू रॉन्टगेन के नाम से आप इनको जानते हैं और इन्होंने करी थी एक्सरे की खोज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पंडित शिव कुमार शर्मा इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज मास्टर इन प्लेइंग। ये क्या बजाते थे? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके लिए? जिस तरह के ये हमारी, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी दूंगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसको आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। ये इसका करेक्ट आंसर है आपके पास डी। संतूर बजाते हैं आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। इनके लिए ही इस चीज़ में इनको मास्टरी प्राप्त है। और ये कश्मीर वैली से आप देखोगे तो संतूर की उत्पत्ति हमें देखने के लिए मिलती है। एक अलग पेपर में पूछा गया था ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी खोज कहाँ कहाँ से हुई है, तो जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि आपका शब्द है तबला। ठीक है, ये एक अरेबिक वर्ड है, तबल से बना है और इसको डिनोट किया जाता है, ये ड्रम की इसमें आवाज़ आती है। और ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ना, नगाड़ा का छोटा बेटा यही है, तो इसको आप ध्यान से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है? सरोद। ये सरोद है और इसकी उत्पत्ति जो है इसको हम देखते हैं, ये नेटिव है पाकिस्तान का और नॉर्दर्न इंडिया का। वैसे तो पाकिस्तान भी नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, फिलहाल इससे आप इसको समझ सकते हो। और ये कुछ इसमें प्यारी नुमा संरचना होती है नीचे और यहाँ से ही इसके अंदर संगीत की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए सितार। इसके अंदर भी आपको ये प्यारी नुमा संरचना देखने के लिए मिलती है और यही मेन इसका जो साउंड सिस्टम है वो क्लियर करता है। ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई हैं इनसे आवाज़ और हमारे जो सुर हैं वो निकलते हैं। ठीक है, सितार। और इसको आप पूरी तरह से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित मान सकते हो। ठीक है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ही ये उत्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक तरह से सिंगल वर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर बनेगा तो। हाल ही में न्यूज़ में रहा बैंक दोस्त क्या है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और ये ऐसे जो क्वेश्चन मैंने बनाया है यहाँ से भी ये बन सकता है, जैसे कि वुमेन एसएचजी मेंबर अपॉइंटेड एज ए बैंकिंग एजेंट इज़ कॉल्ड। तो बैंकों के अंदर एजेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये जो हैं इनको कहा जाएगा बैंक दोस्त या फिर दोस्त बैंक। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दी गई है। बैंक सखी इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यूज़ किया गया था, जिनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए बैंकिंग एजेंट के रूप में। यहाँ पे सखी नहीं आएगा, माफ़ करें, यहाँ पे आपका बैंक दोस्त जो है वो करेक्ट वर्ड है। यहाँ पे सखी गलती से लिख दिया गया है। ये जो वुमेन हैं ये एक्ट अपनी तरह से रोल अदा करेंगी ब्रिज के रूप में। जो हमारी आम जनता है वो रूरल पॉपुलेशन जो है उनको बैंकिंग आदत के बारे में जानकारी देंगी, उनको हेल्प करेंगी। उनको अगर अपना बैंक अकाउंट खोलना है या फिर उनको डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जो आती हैं वो सारी सुविधाएं ये प्राप्त देने के लिए कारगर हैं और उन्हीं की इसी के लिए इनको नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं और 12 से 25 लोगों का जो ग्रुप है वो होता है जिनकी एज है आपकी 18 से 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोटेशियम एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो जब आपकी दारू बनाई जाती है उसके उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है।
यहाँ पे देखिए पोटेशियम बाइटार्ट्रेट जो है ये बाई प्रोडक्ट है आपका फर्मेंटेशन का, यानी कि किण्वन के प्रोसेस का, जब हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा इसको क्रीम ऑफ टर्टर भी बोला जाता है। क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है ये पाउडर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर है आपके पास झारखंड। डी आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए मुंडारी ट्राइब ये झारखंड की है और यहाँ पे आपका मुंडारी जो नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय डैश में है को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो ये है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ नहीं कोलकाता के अंदर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो बंधन बैंक है इसकी बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है। बंधन बैंक ये यूनिवर्सल बैंक के तौर पे स्टार्ट किया गया था बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर के अब तक ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक बन गया है इस सर्विस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे देखिए मुंबई, इसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं इंडिया का, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होम टाउन भी है। पुणे ये मेजर सेंटर है आईटी और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ का। लखनऊ इसको कहते हैं हम कैपिटल सिटी ऑफ नदर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए कोर्ट जो या मतलब जो खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी, 36 फीट होती है। ध्यान रखिएगा जब हम लोग पेयर में खेलते हैं तो 36 फीट की इसकी चौड़ाई होती है। ये क्वेश्चन पूछा था आपका एसएससी ने। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टेनिस कोर्ट की जो डायमेंशन है इसको सेट करने का जो कार्य है, मतलब जो काम है वो आपका करता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी जो विड्थ होती है 36 फीट होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तरह से ये मैक्सिमम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो हम प्लेयर खेल रहे हैं वो पेयर में खेल रहे हैं। तो जब पेयर में खेलेंगे तो मैक्सिमम स्पेस ही लिया जाएगा और मैक्सिमम स्पेस आपका 36 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आर फाउंड बिटवीन 35 डिग्री एंड, और ये मतलब यहाँ पे आपकी डिग्री दी गई है, किस डिग्री से किस डिग्री मिनट के बीच में आपको ये देखने के लिए मिलता है। करेक्ट आंसर है हमारे पास 60 डिग्री साउथ की यहाँ पे बात चल रही है। यहाँ पे देखिए बी आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर मैं बता रहा हूँ बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस बेसिक सी जानकारी रखनी है आपको। जो डेजर्ट हैं ये हाई प्रेशर एरिया के अंदर होते हैं, इनके अंदर आपको हाई एवापोरेशन मिलेगा और लो प्रेसिपिटेशन, बारिश कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो मोजावे डेजर्ट को यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपका आता है ये, और फिर गोबी डेजर्ट जो है एशिया का, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपका मोजावे डेजर्ट पड़ता है, यहाँ पे इसकी लोकेशन दी गई है। कूल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका गोबी डेजर्ट के बारे में बताया गया है जो कि छठा लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। ये एक आइसी डेजर्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलती है मंगोलिया के साउथ में, और चाइना के नॉर्थ का जो एरिया है वो है आपका गोबी डेजर्ट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बनता है जो इम्पोर्टेंट है वो है मिनरल। इसका संबंध है आपका बॉक्साइट से, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉक्साइट ये एक सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ठीक है। इसके अंदर कंटेनली जनरली आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिनरल देखने के लिए मिलेगा, ओके। और इसके साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है आयरन ऑक्साइड, साथ में सिलिका। ये जो आपका को एक तरह से बॉक्साइट है, इसका बनने का अगर आप प्रोसेस देखोगे तो इसके अंदर मेनली आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने के लिए मिलती है। पंचपटमाली, इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर। पंचपटमाली जो है ये लार्जेस्ट बॉक्साइट माइन है एशिया की, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आयरन ओर के बारे में, ये एक दूसरा मिनरल है जो कॉमनली आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और प्राइमरली इसका आप यूज़ देखोगे तो स्टील बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। कॉपर ये एक मेटल है जिसका यूज़ हम करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें मेनली कॉपर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर। मैग्नीज़ ये भी एक मेटल है और इसको हम यूज़ करते हैं स्टील और दूसरे तरह के एलॉय बनाने में। बॉक्साइट, इसके अंदर पूरी तरह से आपको गैलियम और एल्यूमिनियम देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये भी आप कह सकते हो कि गैलियम और एल्यूमिनियम की प्राप्ति हम बॉक्साइट से करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवाज टेरिटरी विद बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया था जो पेशवा के प्रांत थे उनका, कौन से युद्ध के बाद? आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए थे उसके बाद। यहाँ पे देखिए वो आपका तीसरा वॉर था जब पेशवाओं ने अपनी ज़मीन बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर शामिल कर दी थी। यहाँ पे देखिए ये जो वॉर है ये हुई थी 1817 से लेकर के 1819 के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में मराठा एम्पायर था। मेनली आप देखोगे तो फिर हमारे मराठा ही हारे हैं इसमें। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए थे इस वॉर को, और रिजल्ट के तौर पे पेशवाओं ने अपनी टेरिटरी, जो इसके अंदर आपका पुणे भी शामिल था, उसको अंग्रेज़ों को दे दिया था, सौंप दिया था बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर। यहाँ पे कुछ जो दूसरे वॉर हुए हैं उनकी जानकारी दी गई है, जैसे कि पहला एंग्लो मराठा वॉर। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इनके ईयर दिए होते हैं उनको मैच करना होता है। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो था वो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में, और इसकी ट्रीटी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सालबाई की संधि यहाँ पे की गई थी। फिर देखिए दूसरा जो आपका मराठा वॉर है ये किया गया था आपका 1803 से 1805 के बीच में। इसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे, और रिजल्ट के तौर पे मराठाओं ने इसमें अपनी एक तरह से बहुत सारी जो ज़मीन थी उसको युद्ध में हार गए थे वो लोग। थर्ड वॉर में अभी हमने इसको देखा, यहाँ पे ट्रीटी हुई थी आपकी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे वो जीते थे। ठीक है, इनका ईयर याद रखना। थर्ड वाले का ये है आपका 1817 से 1819 के बीच का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट रीजन फॉर अ गुड टू बी आइडेंटिफाइड एज ए फाइनल गुड। तो फाइनल गुड क्या होता है? यानी कि अंतिम वस्तु वही होती है जो अंतिम उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इस हिसाब से आपका डी करेक्ट आंसर है। इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड फर्दर बाय प्रोड्यूसर, उत्पादक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जो अंतिम उपभोक्ता है, जो अंतिम तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि चक्की में गेहूं गया, गेहूं से आटा मिला, आटे वाले को दुकान वाले ने बेच दिया, फिर वो किसी एक्स नामक उपभोक्ता के पास में आ गया और उसने आटे से रोटी बनाई, खा ली, तो वो उपभोक्ता ने रोटी खाई वो इसका अंतिम यूज़र है। ठीक है, एंड यूज़र है। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे वही बताया गया है, एंड यूज़र जो होता है वही फाइनल गुड को डिस्क्राइब करता है। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इनपुट के रूप में किया जाता है किसी भी गुड को बनाने में, यानी कि वस्तु को बनाने में। जैसे कि स्टील को यूज़ किया जाता है कार बनाने के लिए, तो स्टील क्या है आपका? एक तरह से इंटरमीडिएट गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉफ्टी गेट्स इरेक्टेड इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वर कॉल्ड। तो यहाँ पे मंदिरों की शैली के बारे में पूछा गया है, और आप लोग जानते हैं भारत में 3 तरह की मंदिर शैली हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। ठीक है, तो यहाँ पे द्रविड़ जो हमारी है उसके बारे में बात चल रही है। उसमें जो प्रांगण होता है उसके अंदर जो हम बनाते हैं ऊंची ऊंची दीवारें, उनको बोलते हैं गोपुरम। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोपुरम ये एंट्रेंस होता है टेंपल के अंदर, और काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है। शुरुआत में इसको साउथ इंडिया और श्रीलंका में आपको ऐसे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 21 गोपुरम के साथ रंगनाथ स्वामी टेंपल जो है श्री रंगम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है। ये टॉलेस्ट टेंपल है एशिया के अंदर। यहाँ पे 21 गोपुरम बनाए गए थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजगोपुरम श्राइन ऑफ मेन गेटवे, ये इसके अंदर आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई 239 फीट एक तरह से मानी गई है, 73 मीटर ऊंचा ये जो द्वार है इसको बनाया गया था, इसको हम लोग कहते हैं गोपुरम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये आपका पूरा प्रांगण हो गया, और प्रांगण से शुरुआत में जो आपकी यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ठीक है, यहाँ से जीने पे चढ़ करके आप आओगे, एंट्री लोगे, इसी को बोला जाता है आपका गोपुरम। ठीक है, माफ़ करें स्लाइड थोड़ी सी पीछे हुई थी। ये जो है आपका, यही है आपका गोपुरम। कूल। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, जैसे कि ये आपका गर्भगृह हो गया इस तरफ यहाँ पे आकर के, ठीक है, और ये है महामंडपम यहाँ, और ये है आपका ध्वज के लिए, मतलब एक तरह से प्रतीक के रूप में जो हम ध्वज लगाते हैं स्पेसिफिक गॉड को सिंबलाइज करने के लिए, तो उसको ये मेंशन करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये है हमारी मंदिर शैली के बारे में। यहाँ पे जो ये ऊपर कलश रखा जाता है इसको बोलते हैं शिखर पीक। ये यहाँ पे जो पोर्शन है, इस ये डोम बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं गोपुरम
नागर शैली के अंदर। ये है आपका स्तंभ, यहाँ पे इसको बोलते हैं मंडप, और इसके अंदर जहाँ से आप एंट्री करते हो इसको बोलते हैं आपका तोरण यानी कि हॉलवे। जो खाली मैदान होता है, एक तरह से यहाँ बैठ करके कीर्तन किया जा सकता है, उस स्थान को समझ सकते हैं। नीश ये एक एनवायरमेंटल टर्म भी है, ठीक है। स्पेसिफिक कोई जगह जो होती है उसको नीश बोला जाता है, जैसे यहाँ पे ये आपका गर्भगृह, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं विमान, जो टावर ये होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप अप्रूव्ड बाय कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। तो ये है आपका बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी ब्रिंजल को लेकर ही काफ़ी सारी एक तरह से अपडेट हुआ है, लेकिन जो हमने मंजूरी दे रखी है हमारी सरकार ने वो है बीटी कॉटन। सी आपका करेक्ट आंसर है, यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉप है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है, इसमें डीएनए में चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े लगने होते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि प्लांट के अंदर जिस भी चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से उसके अंदर समस्या आ रही है, या फिर उसके अंदर जो एक तरह से प्रोडक्शन है उसमें कमी है, उसके अंदर जेनेटिकली चेंज कर दिया जाए और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। मस्टर्ड जो है करंटली इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और इसका अप्रूवल जो है वो नेक्स्ट है जो मिलने की उम्मीद है कमर्शियल कल्टीवेशन के अंतर्गत। बीटी ब्रिंजल इसको भी अप्रूव किया गया था कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया के अंदर 2009 में, लेकिन जो पहला है वो है आपका बीटी कॉटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पीछे मेंशन कर ली हैं, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स बिल 2022 हैज़ रिकॉग्नाइज्ड डैश कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी, गोंड जाति जो है इसको उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर एक तरह से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा, कुछ इलाकों में, सब जगह नहीं। और ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति जो है ये भारत के अंदर पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये जो गोंड हैं, यहाँ पे देखिए गोंड के बारे में जानकारी दी गई है। ये एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यानी कि इनकी एक स्पेसिफिक भाषा है जो ये बोलते हैं, और इन्हीं अपने आपस में ही ग्रुप के अंदर रहते हैं, और इनको मिला के बोला जाता है कोयतूर, ठीक है। गोंड के बारे में हम लोग जानते हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया की, और मेनली देखने के लिए मिलती है आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और एक यहाँ पे एक पॉइंट और भी याद आ रहा है, जैसे कि जो आपका एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कभी, आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं। तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है ठक्कर बाबा को, ठीक है। ये ठक्कर बाबा ये नाम आप याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इरुकुला जो इरुकाला जनजाति है उसके बारे में देखिए, ये आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। भील्स के बारे में, ये लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और इसके अंदर आपका शामिल है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और जो चेंचूज हैं ये आपके जनरली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत नीचे स्तर पर पहुंच जाती है, सामान्य ब्याज दर जो है नीचे स्तर पर जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ध्यान रखिए, जब भी ब्याज दर कम होगी ना तो बैंक लोन ज़्यादा दे पाएंगे, और जब लोन ज़्यादा दे पाएंगे तो मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा जाएगा। जब मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा जाएगा तो इंडिविजुअल लेवल पे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर तरलता यानी कि लिक्विडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। सरकार को इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है और फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा इसमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता किसको है, आम जनता को, क्योंकि उनकी जेब में तरलता की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट था जो हमारी रेट होती है उसका। बाकी अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन से क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट पीपल विल प्रेफर होल्ड बॉन्ड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपकी ब्याज दर कम है ना, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होता है ना, उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। जब आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है तो आपके सामने कितनी ही महंगी चीज़ हो उसको आप खरीदने से कतराएंगे नहीं। अगर आपको टमाटर, ठीक है, जो रेड लाइट इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं, रेड लाइट इन्फ्लेशन में आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर आपका टमाटर, प्याज
और पेट्रोल के रेट जो हैं वो ज़्यादा दिखाए जाते हैं, मेनली वही इंसान का मेन खर्चा दिखता है। अब जब पैसा ज़्यादा होगा तो आप 80 रुपये किलो टमाटर भी खरीद लोगे और 100 रुपये किलो प्याज भी खरीद लोगे। इसी को कंट्रोल करने के लिए फिर आपकी सरकार बीच में पड़ती है। कुल मिलाकर के लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं खरीदे जाते हैं। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट जब आपकी ब्याज दर कम होती है उसके टाइम पर शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स ज़्यादा खरीदे जाते हैं। मोस्ट पीपल विल स्पेकुलेट अ फर्दर डिक्लाइन इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा भी नहीं किया जाएगा। थर्ड डी क्या कह रहा है आपका, एनी इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज द इंटरेस्ट रेट टू फॉल फर्दर। जब ब्याज दर एक कैप के साथ काम करती है, जो आरबीआई का हमारा रूल है, जैसे कि अगर ब्याज दर को आरबीआई ने सेट कर दे कि भाई हम 7.5% से नीचे किसी को भी लोन नहीं देंगे, तो ये वहाँ पे कैप लगी हुई है और आगे चांसेस कम होते हैं कि हम ये हमेशा ही उम्मीद लगा के रखेंगे कि हमारे जो ब्याज दर है वो घटेगी। तो वो एक स्पेसिफिक टर्म तक घटती है और उसी में लोग बाग काफ़ी ज़्यादा उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट को कि भविष्य में ना इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ने वाला है। अभी जितना पैसा आप ले सकते हो सरकार से वो ले लो, या फिर मतलब बैंकों से अपना ले सकते हो वो ले लो, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग अपना पैसा वापस बैंक में डालेंगे लालच के लिए कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और जैसे ही जेब से पैसा गया महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। जब क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब जेब में पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, जब मांग नहीं होगी तो फिर सप्लाई भी आपकी उसी हिसाब से आएगी। ठीक है, ये सारी साइकिल एक तरह से इकोनॉमिक के अंदर। नेक्स्ट आपका जो मतलब आंसर है वो ए है। यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है। शॉर्ट टर्म के सिक्योरिटीज़ हो गई, बॉन्ड हो गए, वो खरीदे जाते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं खरीदे जाते हैं। मनी सप्लाई जो है एक तरह से वो इन्फ्लेशन का कारण बन जाती है और इसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हमें बढ़ाना पड़ता है। यही इकोनॉमी की मेन साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन यूथ इन इंडिया। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो कवर करना है वो है आपका गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्कीम ईयर और आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये तीन चीज़ें आप एक स्लाइड पे लिख लीजिए या फिर एक पेज पे लिख लीजिए और उन्हीं को रट लीजिए, कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई थी, ये है आपका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ पे देखिए और सबसे पहले जाइए और कमेंट में बताइए कि जो स्कीम है ये जो मतलब योजना थी इसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, 2014 के बाद की जितनी भी स्कीम्स है ना वो आपको बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जो प्रोवाइड करती है स्किल डेवलपमेंट यूथ के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, स्किल दिया जाएगा उनको, ये जो और इसका जो एम था वोकेशनल ट्रेनिंग इसके अंदर आती थी और नई तरह की स्किल जो है एम्प्लॉयबिलिटी जिसमें मिल पाए उस तरह की स्किल देने का कार्य इसमें सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास जो दूसरे पॉइंट में दिए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एक तरह से स्कीम थी। इसका एम था पुअर को अपलिफ्ट करना, वल्नरेबल यानी कि जो सुविधा हैं सोसाइटी के उनको हेल्प करना। और ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये इसकी जो मेन स्कीम थी, ओरिजिनल स्कीम थी, वो थी 1999 की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसी को आगे अपडेट करके इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। 2011 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कर दिया गया था, जो कि बाद में आपका बन गया DDUAY। माफ़ करें, मतलब बन नहीं गया, इसको इसके साथ जोड़ दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट आपके पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये आपकी कोविड के टाइम पे शुरू की गई थी 26 मार्च 2020 में। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में। तो ये हैं आपके डी, आपका करेक्ट आंसर है महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने ही स्थापना करी थी आपकी विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 1861 में बॉम्बे के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। फाउंडर थे इसके महादेव गोविंद रानडे। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक भी हैं।
यहाँ पे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इन्होंने ये सोशल रिफॉर्मर हैं और प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना करी थी 1867 बम्बई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाम है आपका आर.जी. भंडारकर का। ये एक हिस्टोरियन थे उस समय, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और मेंबर थे आईएनसी के। द्वारकानाथ टैगोर के बारे में देखेंगे तो ये एक बिजनेसमैन थे उस टाइम के, और ब्रह्म समाज की स्थापना में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था, उसके मेंबर थे, जिसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग? तो ये है आपका उड़ीसा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम से रिलेटेड आपका जो कार्य है वो किया जा रहा है, यहाँ पे इसको स्मेल्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है एल्यूमिना का, इसी को प्रोसेस करके यानी कि मेल्ट करके आपका एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज ऑफ द फरवरी 2023 हाउ मैनी टाइम्स अदिति अशोक हैज़ ओवरऑल वॉन द लेट यानी कि लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल? तो कितनी बार जीता गया है ये? तो करेक्ट आंसर है 4। उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से अटपटे से, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे देखिए इनके बारे में जानकारी दी गई है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है, जो अदिति अशोक हैं ये एक गोल्फ प्लेयर हैं, मेनली यही आपको बेसिक सी जानकारी है जो ध्यान रखनी है। कितनी बार जीता वो मैटर नहीं करता, आगे हो सकता है आपको ये एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं काम आ जाए। और इन्होंने एक तरह से प्रोफेशनल के तौर पे अपना ये जो करियर है उसकी शुरुआत करी थी 2016 के अंदर लेडीज़ यूरोपियन टूर, और इन्होंने इसको जीता है 2023 के अंदर। देखिए यहाँ पे 1978 की बात है जब ये जो टूर है इसकी शुरुआत हुई थी लेट की, और प्रोफेशनल गोल टूर फॉर वुमेन इसके लिए ये कार्य करता है। इंग्लैंड के अंदर इसकी जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन? तो सिंपल सा है, मेनली आपको क्वेश्चन नहीं देखना, आपको देखना क्या है, टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। आर्टिकल याद कर लीजिए, जो आपके पार्ट्स हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है, और आपके अमेंडमेंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ये है आपका आर्टिकल 23, यानी कि श्रम से रिलेटेड जितना भी कार्य है वो 23 के अंदर मेंशन है, इतना ही आपको देखना था। बेसिकली यहाँ पे जानकारी दी गई है, 14 साल से किसी भी बच्चे को हम लोग कारखाने में या फिर किसी ऐसे काम में किसी भी धंधे पर नहीं लगा सकते, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, वरना जेल में डाल दिया जाएगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को हम लोग 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते एक ही गुनाह के लिए, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है आपका, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसके 5 पार्ट हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसके अंदर आपकी रिलीजियस फ्रीडम की बात कही गई है। ये सारे आर्टिकल्स आपको पता है, बेसिक से आपको ध्यान रखना क्या है, आर्टिकल्स रट लेना। स्टेट वाले जो आर्टिकल हैं उनको भी देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन अब बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड रुक्मणी देवी अरुणडेल एंड एमिनेंट भरतनाट्यम डांसर रिसीव? तो 1956 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये है आपका पद्म भूषण, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र के अंदर। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका लिटरेरी क्षेत्र का, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, हर साल दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी आपका लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है। 22 इंडियन लैंग्वेज के अंदर अगर कोई कार्य किया जाता है जो कि 8वीं सूची में मेंशन है, वो उसी क्षेत्र में इसको दिया जाता है। एनुअली प्राइज़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीर पुरस्कार ये भी एक कम्युनल हार्मनी से संबंधित प्राइज़ है, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे गांव हैं उनका विकास किया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो पंचायतों का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है गांधी जी ने। उन्होंने बताया था कि अगर पंचायतें डेवलप की जाएंगी गांवों के अंदर तो वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो जाएगी, जिससे प्रमोट हो सकता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग के अंदर ग्रास रूट लेवल पे। और दो मतलब बहुत सारे आर्टिकल भी हमारे संविधान में हैं जो चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 है, 43 है, 43B, 46, 47 और 48। अब जल्दी से आप लोग इन आर्टिकल्स को कमेंट में बताइए, सबको ज़्यादातर पता होंगे, मैं आपको 2 बता रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ, 43 और 43B। ये जल्दी से आप कमेंट में करके बताइए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करने के लिए।
यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बना था, इसको आपको पेयर को मैच करना था, जैसे कि चंपाकुलम बोट रेस है, सोमनाथ फेयर है, सूरजकुंड का मेला है और बनेश्वर फेयर है। अब जैसे कि आप जानते हो बोट रेस भारत के अंदर मेनली कहाँ की जाती है, केरल के अंदर की जाती है। तो ए का फोर्थ आपने जैसे मिलाया तो सी और डी पर आप आ गए। बी सोमनाथ, ये आपका गुजरात के अंदर मंदिर था, तो यहीं से आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो जाएगा देन, यानी कि सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा में लगता है। डी आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ से आपको उसकी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बनेश्वर फेयर जो है ये एक रिलीजियस मेला है जो कि राजस्थान में लगता है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है केरला के आपके यहाँ पे माफ़ करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केरला को जाना जाता है एज गॉड्स ओन कंट्री के रूप में। इट इज़ फेमस फॉर बैक वाटर बीचेस ट्रेडिशनल बोट रेसेस। गुजरात के बारे में आप देखोगे तो इसके लिए इसको मतलब एक तरह से डेवलप्ड है पूरी तरह से। ठीक है, वाइब्रेंट कल्चर, रिच हिस्ट्री, स्निक ब्यूटी। आपको गुजरात के अंदर ही सोमनाथ टेम्पल, साबरमती आश्रम, गिर नेशनल पार्क देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा के अंदर देखोगे तो ये इंडिया का एक तरह से नदर्न स्टेट है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र वॉर मेमोरियल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में सूरजकुंड लेक भी यहाँ पे मिलती है। राजस्थान को जाना जाता है लैंड ऑफ किंग्स के रूप में और इसकी रिच हिस्ट्री यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कल्चर इम्पोर्टेंट है, आर्किटेक्चर तो है ही, बहुत सारे किले आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आमेर फोर्ट बहुत फेमस है, जैसलमेर फोर्ट और है आपका थार डेजर्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ होता है इस क्लास का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्लास और करेंगे हम CHSL के PYQ की। आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस वे में GK की प्रिपरेशन करनी है। ओके, होप्स आप लोग अच्छा लगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।